अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जहेज पे जहाँ तक खुम्स का मसला है तो इसमें दो एंगल से गुफ्तगू की जा सकती है। जहेज पर खुम्स दो एंड्स पर बात हो सकती है। एक माँ बाप के एंड पर कि जब उन्होंने जहेज देना होता है तो जो चीज़ें वो जहेज के तौर पे जमा कर रहे हैं, एक इस एंड पर बिलाखिर ये जहेज की चीज़ें जो माँ बाप जमा कर रहे हैं तो आया माँ बाप के ऊपर साल बाद खुम्स होगा या नहीं होगा। दूसरा उस लड़की के एंड पर कि जब ये जहेज लड़की की शादी के मौके पे लड़की को दे दिया और ये जहेज अब लड़की की मिल्कियत हो गया, उससे पहले माँ बाप की मिल्कियत है। ये मैं मसला पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ और कई मरतबा आपकी खिदमत में कहा है कि आप ये हमेशा याद रखें कि बिल फर्ज अगर इन पर खुम्स वाजिब था, वाजिब नहीं था, बिलाखिर समझे इन्होंने मुखम्मस माल से दिया, कुछ भी हो इन्होंने खुम्स दिया था, मसला नहीं पता था, यही समझते रहे खुम्स वाजिब है, दे दिया इन्होंने खुम्स। और खुम्स देने के बाद ये अब आपको दिया है तो आप साल बाद ये नहीं सोच सकती कि चलो मेरे माँ बाप ने तो खुम्स दे ही दिया था। जब भी मिल्कियत चेंज होगी मीटर आपका स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से, जिससे पेट्रोल भराती हैं आप, गैस पेट्रोल वगैरह। ऐसा होता है कि लाइन लगी हुई है तो वो सब एक ही मीटर चल रहा है लाइन में, हर बंदे पे नया मीटर ज़ीरो होता है ना। बस ये समझ लें कि ये पेट्रोल की लाइन है या गैस की लाइन है कि हर बंदे पर मीटर आपका ज़ीरो हो जाता है। बाप ने एक चीज़ खुम्स निकाली और बेटे को तोहफा कर दी, दुरुस्त। अब बेटे की मिल्कियत नई मिल्कियत है, ये हो गया फिर से दोबारा मीटर आपका ज़ीरो। अब बेटे की मिल्कियत में आने के बाद साल तक अगर इसने यूज़ कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो अब इस पर भी खुम्स वाजिब होगा। फ़र्ज़ करें साल तक इससे भी इस्तेमाल नहीं हुआ, इसने भी खुम्स दे दी, फिर किसी मौके पे उसने अपने बेटे को तोहफा दे दिया, ये मीटर फिर क्या हो गया, फिर ज़ीरो हो गया। लिहाजा अब ये तीसरी जो नस्ल है इसने अगर इसको यूज़ कर लिया साल के दौरान तो यूज़ हो गई, और नहीं हुई तो इस पर भी खुम्स वाजिब हो जाएगी। इसी तरह अब आप ये लाइन हज़रत आदम तक चलाते जाएं या क़यामत तक चलाते रहें तो ये सिलसिला चलता रहेगा कि हर मिल्कियत पर मीटर आपका ज़ीरो होता रहेगा, दुरुस्त हो। एक उनका मसला, एक अब इस लड़की का मसला कि साल तक ये चीज़ें इस्तेमाल हुई नहीं हुई तो क्या मसला होगा खुम्स का, इस लड़की पर खुम्स का क्या मसला आएगा। पहले लड़की के खुम्स का अर्ज़ कर दूं मैं, आसान है वो। आगाए सिस्तानी, आगाए खुई, इन दोनों मराजे के मुताबिक क्योंकि ये तोहफे पर खुम्स समझते हैं, वाजिब समझते हैं, और लड़की को जो माँ बाप दे रहे होते हैं वो तोहफा ही होता है और तो कुछ नहीं होता, जाहिर बात है। और कोई उन्वान इसके ऊपर कर्जा तो नहीं दे रहे कि आज दे दें और कल वापस ले लेंगे। एक तोहफा होता है, एक बख्शिश होती है जो वालिदैन की तरफ से इस बेटी के लिए होती है। तो इस तोहफे पर अगर साल तक जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं हुई, गैर इस्तेमाल शुदा चीज़ों का खुम्स इस लड़की पर वाजिब हो जाएगा। अब आम तौर पे ये मुश्किलात पेश आती हैं कि जी लड़की तो शादी के बाद अगर पहले मसलन कमा भी रही थी तो अब तो जॉब भी छोड़ दी, अब तो पहले जेब भरी रहती थी अब जेब खाली हो गई, अब क्या करे, कैसे खुम्स दे। तो उसके लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। जिस मुश्तरी की भी आप तकलीफ करती हैं उनके किसी भी वकील से आप रुजू फरमाएं तो वो आपको दो तीन इसके तरीके हो सकते हैं, कोई भी एक तरीके से आपकी मुश्किल को हल कर देंगे। अलबत्ता आगाए सिस्तानी, आगाए खुमैनी अलैहिर्रहमा, उनका नज़रिया क्योंकि ये था कि वो तोहफे पे खुम्स को वाजिब नहीं समझते थे, लिहाजा इस लड़की पर 100 साल भी बाद में चीज़ें इस्तेमाल ना हो तो लड़की पर खुम्स वाजिब नहीं होगा, दुरुस्त, लड़की पर खुम्स वाजिब नहीं होगा इमाम खुमैनी के नज़रिए में। आगाए खुई और आगाए सिस्तानी के नज़रिए में लड़की पे खुम्स वाजिब हो जाएगा उन चीज़ों का कि जो इस्तेमाल नहीं हुई हैं। अब वो कैसे कैलकुलेट करेगी, क्या सूरत हाल होगी, अब ये तो इस वक्त जारी बात है, वरना तो कहानी कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी। अब आ जाएं माँ बाप के एंड पर। आया माँ बाप जो जहेज जमा करते हैं उस जहेज पर खुम्स वाजिब है। मैं भी सिर्फ आगा सिस्तानी का मसला बता रहा हूँ, कमो बेश बाकियों का भी ऐसा ही है, लेकिन अभी सिर्फ आगा सिस्तानी का अर्ज कर रहा हूँ। आगा सिस्तानी ये फरमाते हैं कि 4 शर्तें हैं, अगर इन 4 शर्तों के साथ जहेज को जमा किया जाए तो फिर माँ बाप पर खुम्स वाजिब नहीं होगा।
पहली शर्त यह है कि माशरे में इस चीज़ का रवाज हो कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके जमा करते हैं। बेहैस यानी ऐसा रवाज हो कि अगर ये इस तरीके से जमा नहीं करेगा तो लोग इसको बातें करेंगे, ये कैसा बाप है इसको, या कैसी माँ बाप हैं, इनको अपनी औलाद की कोई फिक्र नहीं, इन्होंने कोई तैयारी नहीं शुरू की, कोई बिलाखिर कोई जहेज जमा करना शुरू नहीं किया, यानी जिसकी वजह से उसकी तौहीन होगी। बिलाखिर बातें होंगी तो खुशी तो किसी को भी नहीं होती बातों पे, ये उसकी अजियत का और उसकी तौहीन का सबब बने। ऐसी सूरत हाल हो माशरे की कि अगर ये जमा ना करे तो इसको लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। दूसरा ये कि ये एक साथ अफोर्ड ना कर सकता हो, एक साथ अफोर्ड ना कर सकता हो। तीसरा ये कि अच्छा, तीसरी और चौथी थोड़ी छोटी बड़ी बहनें, लिहाजा उनको समझने के लिए थोड़ा सा अब तवज्जो देनी पड़ेगी, गौर करना पड़ेगा मैं क्या कहना जा रहा हूँ। देखिए, माशरे में जो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं तो मुख्तलिफ़ लोगों की माशरे में माशरती एतबार से मुख्तलिफ़ हैसियतें काउंट होती हैं। सोशल स्टेटस जिसको आप बोलते हैं वो सबके अलग अलग हैं या नहीं। किसी को आप कहते हैं हाँ भाई ये तो ऊपर वाले लोग हैं, ऊंची क्लास के लोग हैं, किसी को आप बहुत ही घटिया क्लास का समझती हैं, यानी हत्ता आप खुद समझते होंगे ये तो बहुत, मसलन जिस तरह ये तो बहुत ही हद से ज़्यादा लो प्रोफाइल पे काम करने वाले अफराद हैं, मसलन मोची है, मसलन नाई है, मसलन फ़र्ज़ करें ये जमादार वगैरह, इस टाइप के लोग। देखिए, अभी यहाँ पे मैं कोई इंसानियत का दर्स नहीं दे रहा हूँ कि इंसान होने के नाते सब एक हैं, वो सारी कहानियाँ अपनी जगह। अभी मैं फिक्स समझा रहा हूँ, वो समझने की कोशिश करें आप दुरुस्त। तो एक माशरती स्टेटस है माशरे में, मसलन मिडिल क्लास का आदमी है, ये लोअर क्लास का आदमी है, वो अपर क्लास का आदमी है, फिर उसमें भी मज़ीद क्लासिफिकेशन है, ये मिडिल है तो लोअर मिडिल क्लास का है या अपर मिडिल क्लास का है, लोअर मिडिल है, अपर मिडिल है। जो लोअर क्लास में उसमें भी मसलन एक इंतहाई ज़्यादा लो पे चला जाता है, एक थोड़ा सा है तो लो क्लास में मगर थोड़ा सा उसकी निस्बत ऊपर है, मसलन फ़र्ज़ करें जमादार की निस्बत चपड़ासी मसलन। तो ये मुख्तलिफ स्टेटस हैं। अच्छा, और हर इंसान को के कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो उसके हैसियत के एतबार से समझते हैं कि ये इसका जायज़ खर्चा है। देखें, उर्फ हर इंसान के लिए चाहती है कि उसके बच्चे पढ़ें। तो फ़र्ज़ करें कि अगर किसी लो प्रोफाइल वाले इंसान का बच्चा स्कूल जा रहा हो तो कोई नहीं कहेगा यार इसको क्या ज़रूरत है स्कूल भेजने की, ये क्यों भेज रहे स्कूल अपने बच्चों को। अलबत्ता अगर उसका बच्चा जिसकी तनख्वाह 7,000 रुपये, उसका बच्चा सिटी स्कूल जा रहा होगा तो ये कहेंगे कि सिटी स्कूल क्यों भेज रहा है। लेकिन अगर एक आम मसलन फ़र्ज़ करें मोहल्ले के किसी स्कूल में जा रहा है, हल्के फुल्के से स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, तो कोई ये नहीं कहेगा यार स्कूल भेज ही क्यों रहा है, इसलिए कि इसको उसकी ज़रूरत समझी जाती है। दुरुस्त। इसी तरीके से मिडिल क्लास में भी है। खूब फ़र्ज़ करें कि मिडिल क्लास का बच्चा स्कूल जाए, वो उसकी ज़रूरत है। कौन से स्कूल जाए इस पे फ़र्क पड़ सकता है कि मतलब फ़र्ज़ करें आप जो है मिडिल क्लास का बच्चा है, उसको हालांकि फ़र्ज़ करें XYZ स्कूल में जाना चाहिए, वो XYZ की जगह ABC में जा रहा है, तो ये मुमकिन है मोरिद सवाल वाक़ कि यार ये जब नहीं अफोर्ड कर सकते तो ABC में क्यों भेज रहे हैं, मतलब सिटी स्कूल में क्यों भेज रहे हैं, किसी ग्रामर स्कूल में क्यों भेज रहे हैं, मतलब जब नहीं अफोर्ड कर सकते तो क्यों अपने मोहल्ले के किसी स्कूल में नहीं भेजते कि जो उनकी अफोर्ड के मुताबिक है। सही है, नहीं कहते कि हम वो गवर्नमेंट स्कूल में भेजें जिसमें फ्री होता है और पढ़ाई भी कुछ नहीं होती और बच्चा कोई जाहिल का जाहिल ही रहता है, वो भी नहीं हम कहते, लेकिन बिलाखिर कम से कम सिटी में तो ना भेजे, अपने आप को इतना परेशान इसने किया हुआ है। तो ये मुख्तलिफ उसके लेवल्स हैं माशरती एतबार से लोगों के। इसी तरीके से शादी ब्याह का मसला है। एक लोअर क्लास आदमी के घर में शादी हो, एक मिडिल क्लास आदमी के घर में शादी हो, एक अपर क्लास इंसान के घर में शादी हो, तीनों शादियों में और तीनों शादियों के एक्सपेंसेस के एतबार से माशरती तौर पे फ़र्क है।
हालांकि अब फर्ज करें एक अपर क्लास का आदमी हो, कोई जनरल कर्नल टाइप का आदमी हो, उसकी बेटी की शादी हो रही हो, तो खैर अगर जनरल कर्नल होगा तो जितनी भी बेहूदगियाँ हो जाए वो तो कम ही हैं, लेकिन बिलाखिर अगर दीनदार इंसान हो तो एक उसका स्टेटस है माशरे के हिसाब से, लिहाजा वो अपने उस स्टेटस के मद्देनज़र गली में टेंट नहीं लगाएगा कभी भी, वो किसी ना किसी मैरिज हॉल की तरफ जाएगा। अच्छा, मैरिज हॉल में भी वो भी फ़र्क है, तो वो किसी अपने स्टेटस के हिसाब से मैरिज हॉल पे जाएगा। अच्छा, माशरा भी कोई एतराज़ नहीं करेगा कि यार मतलब फ़र्ज़ करें ये क्यों कश्मीर कोर्ट में चला गया मसलन, या क्यों जो है ये और भी इससे अच्छे जो काउंट होते हैं उनमें चला गया, यार ठीक है इसका तो लेवल ही ऐसा था, हजम हो जाता है लोगों से आराम से। अम्मा अगर वो लोअर क्लास वाला इंसान, वो जिसको गली में टेंट लगा के काम चलाना चाहिए था, वो अगर फ़र्ज़ करें कश्मीर लॉन कश्मीर कोर्ट में पहुंच जाए तो लोग तो ताज्जुब नहीं करेंगे, ये यार ये वहां कहां पहुंच गया, चाहे उसके मुंह पे कुछ भी ना कह सके, लेकिन बिलाखिर एक ताज्जुब तो होगा लोगों को, ये वहां कहां पहुंच गया और ये कैसे पहुंच गया, इसकी तो पहुंच ही नहीं है वहां तक। मैं शायद पहले भी अर्ज किया, जो पुरानी जिन्होंने खुम्स के चैप्टर पढ़ा हुआ है मुझसे उनको शायद याद हो, शरीयत में इसका कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया या कोई इसका आप कहें कि मयार बताया गया हो या कोई ऐसी चीज़ दी गई हो कि जिससे आप चेक कर सकें, कोई आला कि जिससे आप चेक कर सकें कि इसका ये खर्चा जो है वो आया हैसियत से ज़्यादा है या हैसियत से कम है। शरीयत में कुछ नहीं कहा गया, शरीयत ने उर्फ के हवाले छोड़ दिए कि उर्फ जिस खर्चे को हैसियत से बड़ा जाने या उर्फ उस खर्चे को हैसियत के मुताबिक जाने, दुरुस्त। लेकिन मैं नॉर्मली समझाने के लिए एक मिसाल दिया करता हूँ। एक ईरान जब हम थे तो वहाँ पर एक कार्टून आता था टीवी पर बच्चों का, खैर कार्टून तो बच्चों का ही होता है लेकिन देखते हैं बड़े भी बड़े शौक से, मास्क के नाम से, शायद आप लोगों ने भी देखा हो। उसके जब कभी कोई ताज्जुब खेज चीज़ होती थी उसकी आंखें पहले बाहर आती थी फिर वापस अंदर जाती। बस यही समझे, यही एक मयार है मेरे पास समझाने के लिए कि जब किसी का कोई खर्चा देखकर आपकी आंखें बाहर आ जाएं, अब सही है मास्क की तरह तो बाहर नहीं आएंगी लेकिन बिलाखिर खुल जाएं, फटी की फटी रह जाएं जिसको कहते हैं, तो समझें बदहज़मी हो गई है, ये खर्चा माशरे से हज़म नहीं हुआ। लेकिन अगर आप आराम से उसको निगल लें, आपकी आंखें अपनी जगह पर ही रहें, कोई ऐसी मुश्किल पेश ना आए, तो फिर समझें कि उसका ये खर्चा उसकी हैसियत के मुताबिक है। एक शर्त आगा सीसानी लगाते हैं कि ये जो जहेज दे रहा है ये अपनी हैसियत के मुताबिक दे। अब फ़र्ज़ करें कि एक मिडिल क्लास का आदमी है, मतलब फ़र्ज़ करें मेरा ख्याल है शायद हम लोग सब एक ही क्लास में हो, मिडिल क्लास के आदमी हो अगर हम लोग, तो आपके ख्याल में आप लोग तो ज़्यादा तजर्बेकार अफराद हैं मेरी निस्बत, तो आपका क्या ख्याल है आज के ज़माने में एक लड़की को कितना जहेज मिलना चाहिए, एक मिडिल क्लास इंसान कितना जहेज अफोर्ड कर सकता है आज के ज़माने में, कुछ बता सकेंगी? हल बिम मजीद, पेट किसका भरता है, कितना होना चाहिए? 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख। देखिए ज़रूरत तो बिलाखिर मुमकिन है उसको इसी की ज़रूरत हो मगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। हमें तो ये देखना भी ज़रूरत के तहत तो हैसियत नहीं बनती है, अगर हैसियतें ज़रूरत के तहत बनने लगी तो शायद कोई भी लोअर क्लास में ना जाए। ज़रूरत तो हर शख्स की ज़्यादा ही होती है ना, मतलब जो लोअर क्लास में बैठा बेचारा, मतलब जो मासियाँ वगैरह घरों में काम करती हैं, आपने जो बचा खुचा सालन दे दिया उससे उनका गुजारा चला, मगर उसकी ज़रूरत तो उसकी भी है, बच्चे उसके भी हैं, पेट उसके साथ भी लगा हुआ है, तो ज़रूरत तो उसकी भी अच्छे खाने की है, ज़रूरत उसकी भी है फ्रूट खाने की, मगर बिलाखिर जिस क्लास में वो है वो इजाज़त ही नहीं देती, उसकी गुंजाइश ही नहीं है इतनी, तो ज़रूरत से हैसियत कभी नहीं बनती है। अब हम बोली शुरू करते हैं। 7 लाख एक जी, ये कह रही हैं जी 5 लाख, 5 लाख, ये भी 5 लाख वाली हैं। हालात चलें अब ना आप लोग नाराज़ हो, 5-6 लाख प्लस माइनस थोड़ा वही वाली बात है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कोई जिससे स्केल रख के हम एक पूरी डायरेक्ट सीधी लाइन खींच सकें कि भाई इससे
एक कदम भी आप आगे बढ़ेंगे तो पर जल जाएंगे आपके। कोई सिदरतुल मुंतहा तो नहीं जा रहे हम लोग। लिहाजा ये आखिर और फायदे का प्लस माइनस हो सकता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस चल जाता है। हालांकि 5-6 लाख फर्ज करें आप, तो आगा सीस्तानी कहती हैं कि जो जहेज़ आपने जमा किया है इस लड़की को देने के लिए, ये पूरे का पूरा जहेज़ जो आप जमा करनी है, मतलब से 6 लाख से ज़्यादा ना हो, ना आपकी बात ना उनकी बात, आधा दरमियानी हिस्सा 6 लाख से ज़्यादा ना हो, दुरुस्त। लिहाजा अगर 6 लाख से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर खुम्स देना पड़ेगा। ये एक अच्छा 6 लाख का आप एक ही महीने में 6 लाख जमा कर लें, कहते हैं ये भी नहीं होना चाहिए। 6 लाख आपको ग्रेजुअली जमा करना है, यानी एक साल में, मतलब फ़र्ज़ करें जिस क्लास में आप हैं, आपकी क्लास आपको कहती है कि जी आप 6 लाख का जहेज़ दे सकती हैं, वही क्लास कितना आप जहेज़ के मद में खर्च करें साल में, तो वो समझे कि आपने जायज़ खर्च किया है। मतलब फ़र्ज़ करें कि 20,000 मसला ना, मिसालें हैं ये सारी, फिगर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो आप खुद बनाएंगी, वो मैं नहीं बनाऊंगा, वो आप जाने और आपका उर्फ जाने। लेकिन मैं सिर्फ मिसालें अर्ज कर रहा हूँ। मतलब फ़र्ज़ करें कि 6 लाख का जहेज़ जमा करने की, ये तो ओवरऑल हैसियत के हिसाब से ना, कि ओवरऑल आप 6 लाख का जहेज़ जमा कर सकते हैं, लेकिन हर साल कितना निकालें, कहते हैं कि ये जो शर्त है ना तीसरी वाली, ये आगा ख्वाजा खुमैनी ने भी मानी है, लेकिन ये चौथी वाली शर्त इन्होंने बयान नहीं किया आगा ख्वाजा खुमैनी ने। आगा सीस्तानी कहते हैं कि हर साल जितना वो जहेज़ के मद में पैसे, मतलब पैसे नहीं चीज़ें जमा करे, वो उसके सालाना अखराजात के साथ भी मैच होना चाहिए। यानी मेरी एक सालाना अखराजात की भी तो हैसियत है ना, एक मेरी ओवरऑल हैसियत है, एक मेरी ये हैसियत है कि मैं साल में मतलब कितना खर्च करना चाहिए मुझे, मतलब मंथली जो मेरे एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होने चाहिए, उसी के आगे पीछे अमाउंट जो बनेगी उतनी अमाउंट जो है वो आप जहेज़ की मद में खर्च कर सकते हैं। वैसे ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक ही महीने में 6 लाख जहेज़ के लिए साइड में कर दें, ये भी नहीं चलेगा आगा सीस्तानी के हिसाब से। बल्कि फ़र्ज़ करें कि आप यूँ समझ लें कि इस 6 लाख को आप 25-25 हज़ार के टुकड़े बनाएं, तो हर साल 25,000, मसलन ये मैंने कहा फिर बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मिसालें हैं समझाने के लिए, मतलब हर साल 25,000 तक का आप जहेज़ जमा कर सकती हैं। तो 25-25 हज़ार का जहेज़ जमा करते करते आप 6 लाख तक का जहेज़ जमा कर सकती हैं। मुमकिन है जब आप वो 25-25 आगे बढ़ती जाए तो वो 6 लाख का फिगर 8 लाख तक पहुँच चुका हो, 8 का बजाय 10 तक पहुँच चुका हो, तो ठीक है, वो जहाँ तक भी पहुँच जाएगा आपकी ओवरऑल हैसियत के हिसाब से आप इन टुकड़ों में उसको जमा कर सकती हैं, एक साथ जमा ना करें। दुरुस्त जी, समझ में आ गई बात? हालांकि किस्तों पे ली हो, नकदी ली हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आपको जमा करना है। अगर इन पैसे नहीं, चीज़ें, अगर इन शराइत के साथ आपने जहेज़ जमा किया है, अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, ना जमा करें तो मजम्मत होती है आपकी, ओवरऑल हैसियत का भी आपने ख्याल रखा, सालाना हैसियत का भी ख्याल रखा, तो ये जो जहेज़ माँ और बाप अपनी बच्ची के लिए जमा कर रहे हैं या लड़की खुद अपने लिए जमा कर रही है, ये एग्जेम्प्टेड है, इसके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं है। इससे ज़्यादा अगर हो जाए तो फिर उसका खुम्स देना होगा ज़ायद मिक़दार का। समझ में आई बात? दुरुस्त। बस ये जहेज़ का दोनों एंड्स पे मसला। अब एक आखिरी बात, क्योंकि 1-2 सवाल आए हैं इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो एग्जेम्प्टेड है वो सिर्फ चीज़ें हैं, पैसा आप अलग करके रखते हैं वो एग्जेम्प्टेड नहीं है, उसके ऊपर खुम्स देना होगा, चाहे आप शराइत के मुताबिक जमा कर रही हूँ। मतलब आपने कहा जी चलो मौलाना ने 25,000 की मिसाल बनाई थी, हम 25,000 सालाना अलग करते रहें, नहीं, वो नहीं चलेगा, उस पर खुम्स देना होगा। हाँ, 25,000 की आप चीज़ें लेके रख लें तो ये हो सकता है कि आप उन चीज़ों को अलग कर दें, चीज़ें लेके रखें और उस पर फिर खुम्स आप पर वाजिब ना हो। या साहिब समा اللجن